इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। सोमवार 11 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सैरबीन में बात होगी अमेरिका, ईरान, रूस, यूक्रेन, चीन और खित्ते में तेजी से बदलती आलमी सूरत हाल की। बीजिंग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्का दौरा चीन की तस्दीक कर दी है, जबकि दूसरी जानब ईरान से मुताल्लिक कशीदगी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। इसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। सदर ट्रंप का दूसरी जानब ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने जंग बंदी से मुतल्लिक ईरानी तजावीज़ मुस्तरद किए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान सिर्फ अपने जायज़ हकूक़ का मुतालबा कर रहा है और तेहरान के मुतालबात माकूल, जिम्मेदाराना और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक हैं। ईरानी से एक और बड़ी खबर यह है कि ईरानी अदलिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इरफान शकूर ज़ादे को फांसी दे दी गई है। उधर रूस और यूक्रेन की जंग ने रूस की सबसे बड़ी फौजी परेड की नौयत भी बदल दी है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि जंग के साए में मास्को की इस तारीखी फौजी परेड में क्या तब्दीलियां आई और रूस दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है। Слава народу победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे इंडिया की जदीद नई स्लीपर ट्रेन के सफर पर भी, जहां दावा किया जा रहा है कि ये ट्रेन साफ, तेज रफ्तार और निहायत खामोश सफरी तजर्बा फराहम कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी अहम पेशरफ्त शामिल है। कायनात के सबसे बड़े 3D नक्शे में डार्क एनर्जी से मुतल्लिक नए इशारे मिले हैं और माहिरीन अब इस पुरअसरार कुव्वत के बारे में अपनी साबका थ्योरीज पर दोबारा गौर कर रहे हैं। जबकि आज के ZBC रीड्स में बात होगी मेटा के स्मार्ट ग्लासेस से मुतल्लिक उस नए कज़िये की, जिसने टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी से मुतल्लिक नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा मजीद खबरें, तजज़िये और आलमी मंजरनामे पर खसूसी रिपोर्ट्स भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जंग बंदी और कशीदगी कम करने से मुतल्लिक अमरीकी तजावीज़ के जवाब को मुस्तरद करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने मुख्तसर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की जानिब से भेजा गया जवाब पर शिकस्त खा चुका है और अमरीका जब चाहे ईरान का अफजुदा यूरेनियम अपने कब्जे में ले सकता है। उनका कहना था कि अमरीकी फौज ईरानी जौहरी मवाद की मुसलसल निगरानी कर रही है और अगर किसी ने इस तक रसाई की कोशिश की तो उसे फौरी निशाना बनाया जाएगा। जा चुकी है और सी टीम का कुछ हिस्सा भी खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान मुआहिदा करता है और फिर इसे तोड़ देता है, फिर दोबारा मुआहिदा करता है और इसे भी तोड़ देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका आज वहां से निकल भी जाए तो ईरान को दोबारा अपनी सलाहियतें बहाल करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। On Iran, would you say the war is over? Is it paused, or is it very much active? Well, they're militarily defeated. फौजी नुक्ता नज़र से वो शिकस्त खोर्दा हैं। उनके पास बहरिया नहीं रही, फ़ज़ाइया नहीं रही, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम नहीं रहा, रेडार नहीं रहे और उनकी क़यादत भी ख़त्म हो चुकी है। उनकी पहली क़यादत यानी A टीम ख़त्म हो गई, B टीम भी ख़त्म हो गई और C टीम का कुछ हिस्सा भी ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम ऐसे लोगों से मामला कर रहे हैं जिनके पास अब भी एक ख़ास ताकत मौजूद है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि वो मुआहिदा करते हैं, फिर उसे तोड़ देते हैं, दोबारा मुआहिदा करते हैं और फिर दोबारा तोड़ देते हैं। ये एक मुश्किल गिरोह है। फ़ौजी एतबार से अगर हम आज वहाँ से निकल भी जाएं तो ईरान को दोबारा खुद को बहाल करने में 20 साल लग जाएंगे। It would take them 20 years to rebuild.
डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि अगर उन्होंने ईरान के जौहरी माहदे को ख़त्म ना किया होता तो ईरान के पास जौहरी हथियार आ चुका होता और वो इसे इसराइल और मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल करता। एक सवाल के जवाब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। उनके बकौल ये इक़दामात इसराइल, सऊदी अरब, इराक, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर इत्तेहादियों की मदद के लिए किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका तेल और गैस की पैदावार में रूस और सऊदी अरब दोनों से कहीं ज़्यादा पैदावार करता है। सदर ट्रंप ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान गुज़िश्ता कई दहाइयों से आलमी बिरादरी के साथ ताख़ीरी हिकमत अमली इख्तियार करता रहा है और अमेरिका अब ईरान को जौहरी तब्दील हुई जब साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा सदर बने और ईरान को बड़ा फायदा हुआ। ट्रंप के बकौल बाराक ओबामा ईरान के साथ न सिर्फ अच्छा रवैया रखते थे बल्कि बहुत ज़्यादा नरम थे और उन्होंने इसराइल और अमेरिका के दीगर इत्तेहादियों को नज़रअंदाज किया और ईरान को एक नई मजबूत मुआशी मोहलत फराम की। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए गए, जिनमें 7.1 अरब डॉलर नकद रकम चांदी के थाल में रखकर पेश की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड के बैंकों से ये रकम निकाली गई और ये इतनी ज्यादा थी कि ईरान पहुंचने पर ईरानी हुकाम को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे। ट्रंप के बयान के मुताबिक ईरानियों ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। ये पैसे हवाई जहाज से बैगों और सूटकेसों में उतारे गए और ईरानी अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अमेरिकी सदर ने ओबामा पर तनकीद करते हुए मजीद लिखा कि इस तमाम अमल के दौरान ईरानियों को सबसे बड़ा फायदा मिला। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक बाराक ओबामा अमेरिका के लिए एक नाकाम लीडर साबित हुए, ताहम वो सदर जो बाइडेन से कम खराब थे। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 47 बरसों के दौरान ईरान अमेरिका को इंतजार में रखता रहा, सड़क किनारे बमों के जरिए अमरीकियों को निशाना बनाया, एहतजाज को कुचला और हाल ही में 42,000 बेगुनाह गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका पर हंसता रहा है, ताहम अमेरिका अब दोबारा मजबूत हो चुका है और ईरान को आइंदा ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। सदर ट्रंप के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फौरी इजाफा देखा गया। एशियाई तिजारत के आगाज पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन 4% इजाफे के साथ $105 फी बैरल से तजावुज़ कर गई, जबकि अमरीकी खाम तेल भी तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुंच गया। दूसरी जानिब बीजिंग ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जहां उनकी अपने चीनी हम मनसब से ईरान जंग और तिजारती उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि सदर शी जिनपिंग की दावत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई के दौरान चीन का सरकारी दौरा करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, बातचीत या मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं है, बल्कि इसका मकसद ईरानी कौम के हुकूक का हुसूल और कौमी मफादात का दिफा है। जबकि ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान के मुतालबात माकूल और जिम्मेदाराना है, जबकि उन्होंने अमेरिका पर यकतरीफा और गैर माकूल मौक़िफ़ पर इसरार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उनका बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तजावीज़ पर तेहरान के जवाब को बिल्कुल नाकाबिल कबूल करार देते हुए ईरान पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया था। इस्माइल बकाई ने ईरान के बाद मुतालबात गिनवाते हुए कहा कि जिन उमूर पर जोर दिया गया है वो सब ईरान के जायज़ हुकूक में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि क्या खित्ते में जंग के खात्मे का ईरान का मुतालबा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी के खात्मे का मुतालबा जिसे वो समुद्री नाकाबंदी कहते हैं, ईरानी अवाम के गैर मुल्की बैंकों में मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा, आबनाए हुर्मुज़ में महफूज आमदोरफ्त की तजवीज़ और लेबनान समेत पूरे खित्ते में अमन के क़याम का मुतालबा, क्या ये मुतालबात नाजायज़ हैं? इसी दौरान ईरानी अदलिया का कहना है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस और मुसाद के साथ ताउन पर इरफान शकूर ज़ादे को आज फांसी दे दी गई है। ईरानी अदलिया की खबर रसा एजेंसी मीज़ान के मुताबिक इरफान शकूर ज़ादा ने दुश्मन के इदारों को खुफिया मालूमात फराहम की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 साला इरफान शकूर ज़ादे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म थे और कई माह तक कैद तनाई में रखने और जबरी एतराफ़ जुर्म हासिल करने के बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। 8 मई को ईरान में इंसानी हुकूक के मरकज़ ने रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के मुमताज़ तालिब इल्म की सजाए मौत की तौसीक की है। इरफान शकूर ज़ादे को फरवरी 2025 में पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस ने जासूसी और दुश्मन ममालिक के साथ ताउन के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया था।
जेल से भेजे गए एक तहरीरी पैगाम में इरफान शकूर ने कहा था कि तशद्दुद और कई महीनों की कैद तन्हाई के दौरान उन्हें जबरी तौर पर एतराफ़ जुर्म के लिए मजबूर किया गया था। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने यह ऐलान भी किया है कि उसने 6 सूबों में कार्रवाई के दौरान 2 ऐसे सेल खत्म किए हैं जो इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के लिए काम कर रहे थे। वजारत के मुताबिक इन कार्रवाइयों के दौरान 7 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं, जबकि मुसल्लह झड़प में एक शख्स हलाक भी हुआ है। दूसरी जानब इसराइली फौज के अरबी जुबान के तर्जुमान अवीखाई अदरी ने जनूबी लेबनान के लिए एक नई वार्निंग जारी करते हुए 9 इलाकों के रिहायशियों को कहा है कि वो इसराइली हमलों से पहले ये इलाके खाली कर दें। इससे कबल आज सुबह इसराइल ने जनूबी लेबनान में अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक भी की थी, जबकि हिजबुल्लाह और इसराइल की जानिब से एक दूसरे के ठिकानों पर हमलों की इतलात भी सामने आई हैं। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर में इस बरस मुनक़द होने वाली योम फतह की परेड माजी की तकरीबात से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हुई है। बरसों से ये परेड रूसी अस्करी ताकत के भरपूर इजहार की अलामत समझी जाती रही है, जहां टैंकों की घनगरज, बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश, रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद जंगी साजो सामान दुनिया को रूसी ताकत का पैगाम देते थे। लेकिन इस बार मंजर बदला हुआ था। ना भारी टैंक दिखाई दिए, ना जदीद मिसाइल और ना ही वो फौजी जोशो खरोश जो माजी की तकरीबात का खासा रहा है। व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में होने वाली इस तकरीब में साफियों, गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों और आलमी रहनुमाओं की तादाद में भी नुमाया तौर पर कमी देखी गई। रूसी हुकाम ने इस महदूद पैमाने की वजह सिक्योरिटी खदशात को करार दिया, क्योंकि खदशा था कि यूक्रेन ड्रोन हमलों के जरिए रेड स्क्वायर को निशाना बना सकता है। यही वजह थी कि क्रेमलिन ने इस बार फौजी साजो सामान की बड़ी नुमाइश से गुरेज किया। ताहम रूसी रियासती मीडिया ने इस कमी को बड़ी स्क्रीनों पर वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए पूरा करने की कोशिश की, जहां टैंक, जंगी तैयारे, आबदोजें और मिसाइलों की वीडियोस दिखाई जाती रहीं। तकरीब के दौरान सदर पुतिन ने अपनी तकरीर में कहा कि हम हमेशा फाते रहे हैं और हम हमेशा फाते रहेंगे। Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. ये तकरीब दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी के खिलाफ फतेह की याद में मुनक्कद की जाती है, जिसे रूस अजीम फतेह करार देता है। लेकिन इस साल की तकरीब पर जारी रूस यूक्रेन जंग के साए नुमाया रहे। 4 बरस से ज्यादा अरसे से जारी इस जंग में रूस को अब तक वो फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। दूसरी जानब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से परेड के रोज एक तंज़िया बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि रूस को योम फतेह की तकरीब मुनक्कद करने की इजाजत दी जाती है। इस बयान पर मॉस्को में सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया और क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि रूस को अपनी तारीखी तकरीबात के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। अगर ये तकरीब बगैर किसी हमले या नाखुशगवार वाक़े के इख्तिताम पजीर हुई, ताहम इस साल की योम फतह परेड ने यह वाज़े कर दिया कि यूक्रेन जंग ने न सिर्फ रूस की खारिजा और अस्करी हिकमत अमली को मुतासिर किया है, बल्कि उसकी अलामती ताकत के मुजाहिरों को भी बदल कर रख दिया है। И несмотря на это, наши герои идут вперед. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! इंडिया की नई वनडे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन को मुल्क में रेल सफर के एक नए दौर की अलामत करार दिया जा रहा है। कोलकाता के हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी तक चलने वाली इस जदीद ट्रेन ने न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन की भी भरपूर तवज्जो हासिल की है। नारंगी, स्याह और सुरमई रंगों से मुज़य्यन ये नीम तेज रफ्तार स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में शुरू की गई थी और इसके बाद से इसकी हफ्तों पहले बुकिंग हो रही है। इंडिया की औसत माहाना आमदनी तकरीबन 21,000 रुपए होने के बायस सबसे सस्ता किराया भी बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर है। इसका मतलब ये है कि ये स्लीपर ट्रेन ज़्यादातर कारोबारी मुसाफिरों के लिए बनाई गई है, जो 2 बड़े तिजारती मराकज़ के दरमियान हवाई सफ़र के मुकाबले में ज़्यादा आरामदेह मुतबादिल ज़रिया फराहम करती है। खुदकार दरवाज़ों, साफ सुथरे कोचेज़, चार्जिंग पॉइंट्स, आरामदेह बिस्तरों
और जदीद वाशरूम से लैस इस ट्रेन को इंडियन रेलवे की नई शनाख्त के तौर पर पेश किया जा रहा है। मुसाफिरों के मुताबिक माजी की रिवायती स्लीपर ट्रेनों के शोर, झटकों और गैर मयारी सफाई के बरक्स ये सफर खामोश, हमवार और आरामदेह महसूस होता है। ट्रेन में मुसलसल सफाई और अमले की निगरानी भी नुमाया रही, जबकि हुकूमत इसे 2047 तक इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के विजन का हिस्सा करार देती है। नई स्लीपर सर्विस हर सिमत में हफ्ते में 6 दिन मगरबी बंगाल के कोलकाता और आसाम के गुवाहाटी के दरमियान चलती है, जो 14 घंटे का सफर है, जबकि पुरानी ट्रेनों में ये सफर 18 घंटों में तय किया जाता था। ताहम इस जदीद तजर्बे के साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ है कि क्या इंडिया इस मयार को मुस्तकिल बरकरार रख पाएगा, क्योंकि कई मुबस्सिरीन के मुताबिक असल इम्तिहान सिर्फ जदीद ट्रेन बनाना नहीं, बल्कि वक्त के साथ इसकी सफाई, नज़्म ज़ब्त और मयार को कायम रखना भी होगा। एक ताकतवर आले जिसमें फाइबर ऑप्टिक की 5000 आंखें, लेंस या अद से नस्ब हैं, ने एक ऐसा नक्शा या तस्वीर बनाई है जो कायनात के बारे में हमारे ख्यालात को चैलेंज करता है। 4 करोड़ 70 लाख से जायद कहकशाओं और 2 करोड़ सितारे इस बेमिसाल तस्वीर का हिस्सा हैं। ये तस्वीर डार्क एनर्जी के मुताले के लिए मखसूस स्पेक्ट्रोस्कोपिक आले की मदद से तैयार की गई है, जो अमेरिका की रियासत एरिजोना में वाक़ कौमी ऑब्जर्वेटरी में मौजूद म्याल टेलीस्कोप पर नस्ब है। इस तस्वीर का हिस्सा बनने वाली कहकशाओं और सितारों की तादाद माजी में की गई तमाम मजमूई पैमाइशों से लगभग 6 गुना ज्यादा है। कोलंबिया की ECCI यूनिवर्सिटी से फल्कियात में PhD करने वाली मुहक्किक लूजा गार्सिया ने BBC को बताया कि हासिल करदा तस्वीर 11,000 मिलियन नूरी साल के फासले तक फैली हुई है, यानी इसने कायनात के इब्तदाई मराहिल में मौजूद ऐसी कहकशाओं को भी फिल्म बंद किया है जो कायनात के आगाज के करीब वजूद में आई और जिनकी उम्र लगभग 70,000 मिलियन साल बताई जाती है। इस तस्वीर की सूरत में हासिल किया गया संग मील हमें कहकशाओं की साख्त और उनके तरतीब पाने के तरीके को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये डार्क मैटर यानी तारीक मादे, जो साइंस के सबसे बड़े राजों में से एक है, के बारे में भी नए इशारे फराहम करती है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट ने आसमान के तकरीबन 1/3 हिस्से का नक्शा तैयार कर लिया है, जबकि ये आला हर रात 1 लाख से जायद कहकशाओं की पैमाइश करने की सलाहियत रखता है। लेकिन DESI की एक और बड़ी कामयाबी ये है कि ये डार्क एनर्जी यानी तारीक तवानाई को समझने का एक नया तरीका भी पेश करता है। याद रहे कि हमारी कायनात का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी पर ही मुश्तमिल है। ये एक ऐसी कुव्वत के तौर पर काम करती है जो कायनात के फैलाव को तेज करती है। ताहम इसके अलावा डार्क एनर्जी के बारे में साइंसदानों को यकीनी तौर पर बहुत कम मालूमात हासिल हैं। बॉलीवुड के मशहूर गुलकार अरिजीत सिंह मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वाक़े जियागंज शहर में रहते हैं। वहाँ के लोगों के लिए वो एक बड़े म्यूजिक स्टार ही नहीं बल्कि उनके सोमो हैं। चमक धमक से दूर अपने आबाई शहर में गुजरती उनकी जिंदगी और वहाँ के लोग अरिजीत को किस नज़र से देखते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जा रे हाथ दिए सुर की इबादत में डूबा हुआ एक छोटा सा शहर। नाम है जियागंज। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर मौसीकार अरिजीत सिंह का आबाई वतन है। यहाँ के लोगों के लिए अरिजीत कोई बड़े स्टार नहीं, बस उनके अपने सोमो हैं। अरिजीत नहीं था जब सोमू था, हम लोग छोटे देखे हैं, तब से जो था अभी भी वही है। जैसे हम लोग बांग्ला में बोलते हैं खैपा, तो वो म्यूजिक खैपा है, म्यूजिक पगला है। इस म्यूजिक हैपा का सफर 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से शुरू हुआ। शो वो न जीत सके मगर लोगों के दिल जरूर जीत लिए। हिंदी सिनेमा में आने के बाद उन्हें बहुत शोहरत भी मिली और कामयाबी भी, लेकिन एक दिन अचानक अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो लाइव शोज और इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाते रहेंगे, लेकिन अब फिल्मों के लिए गाना नहीं गाएंगे। हाल ही में रिलीज हुई एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग उनकी इस सफर का आखिरी प्लेबैक गाना बन गया।
कामयाबी ने तो अरिजीत के कदम चूमे, लेकिन उन्होंने न कभी अपना छोटा सा शहर छोड़ा, न अपनी बिल्कुल सादा जिंदगी। इतना दर्द हुआ मैं बोल नहीं सकता। हर रोज उनके गाने सो के सोता हूँ, पर अब और नया कुछ गाना नहीं सुन पाऊंगा। सब सुनकर दुख होता है, पर वो रुकेंगे नहीं, वो अपना बनाएंगे, इतना मुझे भरोसा है। भरोसा। जिन लोगों ने अरिजीत को बचपन से देखा, उन्हें ये भरोसा हमेशा से था। আমি যেটা দেখেছি ওকে ছোট্ট থেকে, मैंने उसे बचपन से देखा है। क्लास में खामोशी से बैठा रहता था, गैर मामूली तवज्जो के साथ हर बात गौर से सुनता। सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि साज भी, तबला, तानपुरा, वो भी इतनी कम उम्र में। ये देखकर हम हैरत ज़दा रह गए और हमें यकीन हो गया कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि गैर मामूली है, बेहद गैर मामूली। 4 बरस की उम्र से ही अरिजीत मौसीकी से वाबस्ता हो गए। घर से इब्तदाई तालीम मिली, उस्तादों ने सलाहियत को संवारा। छोटे शहर से बड़े प्लेटफॉर्म्स तक का सफ़र तय हुआ और देखते ही देखते वो हर दिल की आवाज़ बन गए। बहुत ही टॉप जर्नी है, लेकिन बहुत आनंद से काम किए अरिजीत ने। वो मेरे से बहुत छोटा है और वो एक सुर के साधक हैं। अभी भी रोज़ाना करीब 7-8 घंटे तो रियाज करते ही हैं, इसीलिए वो अरिजीत सिंह हुआ, है ना। अरिजीत आज भी अपने खानदान के साथ जियागंज की इन्हीं गलियों में रहते हैं और अक्सर स्कूटर चलाते हुए नजर आते हैं। अरिजीत सिंह जियागंज के बेटे हैं। इतने बड़े मौसीकार हैं कि हमें उन पर बहुत फक्र है। वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। मैं तो जब ट्यूशन पढ़ती थी तो मुलाकात बहुत बार हुआ है, ऐसे ही स्कूटी में जाती थी तब सामने से अरिजीत सिंह चले गए। यहाँ के लोगों के बीच में ये नॉर्मलाइज हो चुका है कि वो भी हम लोगों में से एक है, और कोई ऐसा पर्सपेक्टिव से नहीं देखते कि बहुत बड़ा सिंगर है, ये नॉर्मल बात करते हैं। जितनी प्राइवेट यहाँ अरिजीत की ज़िंदगी है, उतनी ही प्राइवेट उनके प्रति यहाँ के लोगों का प्यार। जियागंज के किसी भी सड़क, चौराहे या दीवारों पर आपको अरिजीत के पोस्टर नहीं नज़र आते। चकाचौंध से दूर उन्होंने अपनी जो ये ज़िंदगी बनाई है वो उतनी ही सामान्य है जितनी इस शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अरिजीत अपनी ज़िंदगी को ज़रूर खामोशी और सादगी से गुजारते हैं, लेकिन इस छोटे से शहर की हर गली में उनके हुनर की गूंज सुनाई देती है। सामिन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा के स्मार्ट ग्लासेस ने कीनिया में एआई को ट्रेन करने वाले कारकुनों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। ये स्मार्ट ग्लासेस हैं क्या और कीनिया के टेक वर्कर्स इनसे क्यों परेशान हैं? सुनिए आज के जीबीसी रीड्स में। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन नामों से कौन नहीं वाकिफ? और इन तीनों टेक्नोलॉजी जायंट्स की मालिक है मेटा। गुज़श्ता दिनों मेटा को अपनी एक और प्रोडक्ट स्मार्ट ग्लासेस से मुतालिक उस वक्त दबाव का सामना करना पड़ा जब उसने स्मार्ट ग्लासेस से मुतालिक इंकशाफात के बाद कीनिया में कायम टेक कंपनी सामा से अपना मुआहदा मनसूख कर दिया। ये इंकशाफात क्या हैं और इनका महवर स्मार्ट ग्लासेस क्यों हैं? और क्या मुझे, आपको, हम सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? बीबीसी टेक्नोलॉजी के सीनियर रिपोर्टर क्रिस वेलांस की तहरीर पर मबनी बीबीसी रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। स्मार्ट ग्लासेस का तो आपको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा तारुफ कराने में क्या मुज़ायका। सितंबर 2025 में मेटा ने रेबैन और ओकली ब्रांड्स के इश्तराक से एआई सलाहियतों की हामिल इन ग्लासेस की एक नई रेंज मुतारिफ करवाई। देखने में तो ये एक आम मगर महंगा चश्मा है। अलबत्ता एक आम ऐनक और एआई ग्लासेस में बुनियादी फ़र्क इसके फ्रेम में फिट एक नन्हा सा कैमरा है जो मशीनी जहानत यानी एआई से चलता है। ये ग्लासेस तहरीर को पढ़ने, उसका तर्जुमा करने और सारिफ जिन मनाजिर को देख रहा हो उनसे मुतालिक सवालात के जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये ऐनक ख़ास तौर पर नाबीना या जुज़वी तौर पर बसारत से महरूम अफराद के लिए मददगार साबित हो सकती है, मगर इन स्मार्ट आलात के मकबूल होने के साथ इनके गलत इस्तेमाल से मुतालिक खदशात में भी इजाफा हो रहा है। और अब बात उस तनाज़े की जो मेटा और सामा के दरमियान उठ खड़ा हुआ है। मेटा पर इस बात की वजाहत के लिए दबाव बढ़ रहा है कि उसने एआई सिस्टम को ट्रेन करने वाली कीनियन कंपनी सामा के साथ अपना मुआहदा क्यों मनसूख किया।
وہ بھی ایسے وقت میں جب کمپنی کے بعض ملازمین نے الزام لگایا کہ انہیں میٹا کے اسمارٹ گلاسز کی مدد سے فلمائے گئے نجی مناظر کی ویڈیوز دیکھنا پڑتی ہیں۔ فروری 2026 میں اے آئی کمپنی ساما کے ورکرز نے 2 سویڈش اخبارات کو بتایا تھا کہ انہوں نے اسمارٹ گلاسز لگائے 2 افراد کے ٹوائلٹ جا کر سیکس کرنے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ ان الزامات کے منظر عام پر آنے کے بعد 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں میٹا نے ساما کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ ساما کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اسے اپنے 1100 سے زیادہ ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنا پڑے گا۔ سویڈش اخبارات سے بات کرنے والے یہ ملازمین ڈیٹا انوٹیٹرز تھے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی مواد کی درجہ بندی کر کے ان پر لیبل لگائیں تاکہ میٹا اے آئی کو تصاویر کو سمجھنے کی تربیت دی جا سکے۔ معاہدے کی منسوخی کے بارے میں میٹا نے کہا کہ اسے یہ قدم اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ ساما اس کے معیار کے مطابق کام نہیں کر پا رہی تھی۔ ساما نے اس الزام کی تردید کی۔ اپنے معیار کا دفاع کرتے ہوئے ساما کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے تمام کلائنٹس بشمول میٹا کے ساتھ کیے گئے آپریشنل سیکیورٹی اور معیار سے متعلق معاہدوں کے تمام تقاضے ہمیشہ پورے کیے ہیں، اور یہ کہ اسے کبھی اس کے کام میں نقائص کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ کینیا میں ملازمین کی ایک انجمن کے مطابق میٹا نے معاہدہ اس لیے ختم کیا کیونکہ ورکرز نے اپنی مشکلات کے بارے میں آواز اٹھائی تھی۔ فروری کے آخر میں سویڈن کے 2 اخبارات نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی تھی جس میں ان ورکرز کے بیانات شامل تھے جنہیں میٹا کے گلاسز سے فلمائی گئی ویڈیوز کا جائزہ لینے کا کام سونپا گیا تھا۔ ایک ورکر کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈرائنگ روم سے لے کر برہنہ جسموں تک سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ رپورٹ کی اشاعت کے وقت میٹا نے تسلیم کیا تھا کہ جب لوگ میٹا اے آئی کے ساتھ مواد شیئر کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کے ساتھ معاہدہ کرنے والی کمپنی کے ملازمین یعنی سب کنٹریکٹڈ ورکرز کو اس کے اسمارٹ گلاسز سے فلمائے گئے مواد کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ میٹا کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد اس کی مصنوعات استعمال کرنے والے صارفین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے، اور یہ کام دوسری کمپنیاں بھی کرتی ہیں۔ ان ورکرز نے بتایا کہ وہ صارف کی مصنوعی ذہانت کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے ٹرانسکرپشن بھی پڑھتے تھے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ آیا اے آئی نے سوالات کے مناسب جواب دیے ہیں یا نہیں۔ ساما کے ایک ورکر نے ان اخبارات کو بتایا کہ ایک موقع پر ایک صارف کے گلاسز بیڈ روم میں ریکارڈنگ کرتے رہ گئے، اور ان گلاسز نے ایک عورت کے جو بظاہر اس کی بیوی تھی کپڑے بدلنے کے مناظر ریکارڈ کر ڈالے۔ کینیا میں تو ان گلاسز کے ذریعے بغیر رضامندی خواتین کی ریکارڈنگ کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ ملازمین کی برطرفیوں کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے میٹا کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ مارچ میں کمپنی نے ان الزامات کی جانچ کے دوران ساما کے ساتھ اپنا کام عارضی طور پر روک دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کیونکہ ہم ایسے معاملات کو سنگین سمجھتے ہیں، تصاویر اور ویڈیو صارفین کی ذاتی ملکیت ہیں، مصنوعات کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کچھ افراد مصنوعی ذہانت کے مواد کا جائزہ لیتے ہیں جس کے لیے صارفین سے واضح طور پر ان کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ افریقن ٹیک ورکر موومنٹ کے نفتالی وامبالو اس مقدمے میں درخواست گزار ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں جس معیار کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ اصل میں رازداری کا معیار ہے۔ ماضی میں میٹا کہہ چکی ہے کہ اس نے اپنے صارفین کو انسانی مواد کے جائزے کے امکان سے آگاہ کیا تھا۔ مرسی متیمی کا جو اس معاملے میں درخواست گزاروں کی نمائندگی کر رہی ہیں کہنا ہے کہ میٹا کے اس بیان کو کینین حکومت کے لیے ایک انتباہ سمجھنا چاہیے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اے آئی کی صنعت میں داخل ہونے کا یہی راستہ ہے۔ ان کے بقول اپنی پوری صنعت کو اس قدر کمزور بنیاد پر کھڑا کرنا نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ساما ایک آؤٹ سورسنگ کمپنی ہے جس کی بنیاد ایک غیر نفع بخش ادارے کے طور پر رکھی گئی تھی تاکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکیں۔ میٹا کے ساتھ یہ اس کا پہلا ناخوشگوار تجربہ نہیں تھا۔ اس سے قبل ساما کو فیس بک پوسٹ کی نگرانی سے متعلق ایک معاہدے پر نہ صرف تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ کچھ سابق ملازمین نے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی تھی۔ ان میں سے بعض ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں انتہائی دل دہلا دینے والے مواد کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ بعد میں ساما نے ایسے کام کا معاہدہ کرنے پر معذرت کی تھی۔ میٹا کے ان انکشافات کے بعد ریگولیٹرز متحرک ہو گئے ہیں۔ سویڈش تحقیق کے فوراً بعد برطانیہ میں ڈیٹا کی نگرانی کرنے والے ادارے انفارمیشن کمشنرز آفس نے میٹا کو ایک خط لکھا جس میں اس رپورٹ کو تشویشناک قرار دیا گیا۔ اسی طرح کینیا کے آفس آف دی ڈیٹا پروٹیکشن کمشنر نے بھی اعلان کیا کہ وہ گلاسز سے متعلق رازداری کے خدشات پر تحقیقات شروع کر رہا ہے۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.